नमस्कार साथियों, मैं शशि राणा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, कक्षा 10 का बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, जिसको लेकर मैं लगातार आपके बीच वीडियो ला रहा हूं। और पहले भी मैं कुछ चैप्टर के वीडियो डाल चुका हूं। यदि आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से उन वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आपको हमारे वीडियो बेहतर लगते हैं तो आप इन्हें सभी विद्यार्थियों तक पहुँचाने का कष्ट करें, ताकि विद्यार्थी जो है बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सके। और अब जो वीडियो मैं आपके बीच लेके आ रहा हूँ वो है हमारा लेसन नंबर 4 कार्बन व इसके यौगिक, जो कि बोर्ड परीक्षा में ब्लूप्रिंट के अनुसार अगर देखा जाए तो 7 नंबर का, ब्लूप्रिंट के अनुसार अगर देखा जाए तो 7 नंबर का ये चैप्टर जो है आने वाला है, जिसमें 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ, 2 नंबर के छोटे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के यानी 2 नंबर के छोटे क्वेश्चन, और लघुतरात्मक 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के यानी 4 नंबर के लघुतरात्मक प्रश्न आने हैं। तो इस प्रकार से टोटल 7 अंक जो है ये चैप्टर रखता है हमारी बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करने चाह रहे हैं। सबसे पहले कार्बन के सबसे भारी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 4, क्योंकि कार्बन 6 नंबर पे आता है। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 4, तो भारी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। श्रृंखलन क्या है? कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ जो बंध बनाने की क्षमता रखता है उसे हम श्रृंखलन कहते हैं। तो कार्बन श्रृंखला बनती है इसमें। तो कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिसे हम श्रृंखलन के नाम से जानते हैं। कार्बन के संतृप्त यौगिक होते हैं। संतृप्त यौगिक पूछता है तो एकल बंध युक्त होते हैं, इसमें एल्केन आते हैं। और द्विबंध और त्रिबंध युक्त जो यौगिक होते हैं ये असंतृप्त होते हैं, इसमें एल्कीन और एल्काइन आते हैं। तो अभी संतृप्त पूछा है तो एकल बंध युक्त। एल्काइन होते हैं तो एल्काइन में त्रिआबंध पाया जाता है, तो एल्काइन त्रिआबंध युक्त होते हैं, स ऑप्शन आएगा। अल्कोहल में पाया जाने वाला प्रक्रियात्मक समूह है OH। अल्कोहल में OH होता है, CHO एल्डिहाइड में होता है, एल्डिहाइड CO कीटोन में होता है, और COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल में होता है। तो ये 4 प्रक्रियात्मक समूह होते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। समजातीय श्रेणी के 2 क्रमागत यौगिकों में अंतर होता है CH2 इकाई का। CH2 इकाई का समजातीय श्रेणी आप कोई भी उठा लें, उसके 2 क्रमागत यौगिकों में देखेंगे तो CH2 इकाई का अंतर आएगा। जैसे मैं एथेन का सूत्र लिखूं और प्रोपेन का सूत्र लिखूं तो आप देख सकते हैं CH3 दोनों में है, ये CH3 भी दोनों में है। जो अंतर है वो CH2 का अंतर है, दोनों में जो डिफरेंस है वो CH2 का डिफरेंस है। ऐसे ही आप ब्यूटेन बनाएंगे प्रोपेन के बाद तो उसमें भी CH2 का ही आएगा। देखो CH3 CH2 CH2 CH3, ये ब्यूटेन बन गया। तो ये CH3 आ गया, ये CH3 आ गया, ये CH2 आ गया, तो ये डिफरेंस हो गया CH2 का। तो इस प्रकार से 2 क्रमागत यौगिकों में CH2 का अंतर होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। फिर पेंटेन के लिए कितने संरचनात्मक समावयवों का चित्रण किया जा सकता है? तो पेंटेन के लिए 3 संरचनात्मक समावयवों का चित्रण किया जा सकता है। एक तो 5 कार्बन हम सीधी श्रृंखला में लगा दे, एक शाखा बना दे 4 कार्बन सीधी श्रृंखला में लेते हुए, और एक 3 कार्बन सीधी श्रृंखला में लेते हुए 2 शाखाएं बना दे। उसके बाद बंध पूरे कर लें, तो कार्बन के 4-4 बंध जब पूरे करेंगे तो यहाँ तो CH3 लग जाएंगे, यहाँ CH3 CH2 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 CH3, यहाँ CH3 CH3 CH CH2 CH3। उसके बाद अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलने वाली अभिक्रिया ऑक्सीकरण होती है। KMnO4 द्वारा जब ऑक्सीकरण करते हैं तो अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। उसके बाद साबुन के बारे में असत्य कथन है। तो साबुन के अणु जो होते हैं लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं, बिल्कुल सही है। साबुन के अणु मिसेल बनाते हैं, बिल्कुल सही है। साबुन कठोर जल में आसानी से झाग देता है, नहीं, साबुन कठोर जल में काम नहीं करता। तो ये साबुन के बारे में असत्य कथन है। तो असत्य कथन पूछा है आपसे तो तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है, साबुन कठोर जल में आसानी से झाग देता है, ये असत्य है। नेक्स्ट, CNG के प्रमुख घटक का नाम। तो CNG का प्रमुख घटक मेथेन है, CH4।
एस्टरीकरण किसे कहते हैं? तो एसिटिक अम्ल यानी एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल की क्रिया जब करवाई जाती है, एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल की क्रिया जब करवाई जाती है तो इसमें से जल निकल जाता है, तो OH जल निकल जाता है। तो जो अणु बनता है वो लिख लें आप CH3CO, ये तो बच गया ऐसे कैसे CH3CO। आगे ये आ गया O के आगे आ गया C2H5 प्लस HOH यानी H2O। तो ये जो बना है ये एस्टर है। तो क्या कहता है, एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल आपस में क्रिया करके एस्टर बनाते हैं। इस क्रिया को एस्टरीकरण क्रिया कहते हैं या एस्टरीकरण कहते हैं। संबंधित रासायनिक अभिक्रिया ये हो जाएगी, ये सामने जो लिखी हुई ये हो जाएगी। एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। तो अगर एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम लोग लिखना चाहते हैं तो एथेन में 2 कार्बन होते हैं और 3 H यहाँ लगे होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपने कैसे लिखनी है वो मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसे ये आ गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, अब आपने बनानी है तो पहले इसको ओपन करके लिख ले। अब आपने कुछ नहीं करना, हर बंद में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस वो 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दे। हर बंद पर 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दे, हर बंद में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हर बंद पर 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दे और फिर उस बॉन्ड को इरेज कर दे। बस उस बॉन्ड को इरेज कर दे तो ये एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाएगी। इतनी छोड़ देंगे तो भी करेक्ट है, नहीं तो अब पहले बंद था जैसे वैसे पड़ा रहने दें। अभी मैं बता दूं आपको इरेज कब करना है तो भी आपकी बिल्कुल सही बनेगी। अब देखो, अब सी ने जितने बंद बना रखे हैं उसको राउंड में ले लें। जैसे इस सी ने देखे तो 4 बंद बना रखे, तो इस चारों बंदों को राउंड में ले लें आप, सी के चारों बंद। ऐसे ही इस सी ने भी 4 बंद बना रखे, इस सी के चारों बंदों को भी राउंड में ले लें। अब H ने 1 बंद बना रखा है तो हर H का 1 बंद जो है H के साथ राउंड में ले लें। H ने 1 ही बंद बना रखा है तो एक ही H का बंद ही राउंड में लेना है अपने H के साथ, इस तरह से। क्योंकि H ने 1 ही बंद, अब बंद हटा दे। अब बिल्कुल एग्जैक्ट जो आपकी बुक में बनी हुई है वो बन जाएगी। अब बंद इरेज कर दें तो ये एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन जाएगी। इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। पहले बंद दिखाएं लेकिन, तो आपका आराम से काम हो सकता है। नेक्स्ट कहता है, आपको कुछ यौगिक दिए हुए 14वें क्वेश्चन में, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन छांटने। असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन आते हैं। तो यदि हाइड्रोजन कार्बन के दुगने से ज्यादा हो तो वो एल्केन होता है। कार्बन के दुगने से ज्यादा, जैसे देखो कार्बन कितने 2, तो यदि H 4 से ज्यादा है तो एल्केन है। एल्केन मतलब संतृप्त है, तो ये संतृप्त है। कार्बन कितने 3, H अगर 6 से ज्यादा है तो संतृप्त होंगे, 3 का दुगना 6, 6 से ज्यादा है तो संतृप्त होगा, 6 से कम है तो असंतृप्त। अभी कार्बन कितने 3, 3 का दुगना होता है 6, तो 6 से कम है तो मतलब ये असंतृप्त है, तो एक तो ये छंटेगा। अब आगे देखो, कार्बन कितने 3, 3 का दुगना कितना होता है 6, तो H 6 से ज्यादा है तो मतलब ये संतृप्त है। C 2, 2 का दुगना कितना होता है 4, अगर 4 से ज्यादा है तो असंतृप्त, और 4 से ज्यादा है तो संतृप्त होते। अब 4 है तो यह असंतृप्त है। ये एल्कीन है C2H4, CnH2n को फॉलो कर रहा है, और ये एल्काइन है C3H4, CnH2n-2 को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट कहता है, निम्न को उदाहरण देकर समझाओ। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन क्या होता है? देखो, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे मेथेन है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें हाइड्रोजन के स्थान पर यदि कोई और परमाणु आ जाता है, जैसे मैंने Cl2 से इसकी क्रिया करा दी, ये क्रिया होती है प्रकाश की उपस्थिति में, मेथेन की क्रिया Cl2 से करवा दी। अब H बाहर निकल जाएगा और Cl अंदर आ जाएगा, तो ये प्रतिस्थापन क्रिया होती है, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन। यदि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का स्थान कोई अन्य तत्व ले लेता है, तो अब क्या हुआ? देखो, H तो इधर चला गया तो HCl बन गया, और Cl इधर आ गया तो ये क्लोरोमेथेन बन गया। तो यदि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर कोई अन्य तत्व आ जाता है तो ऐसी अभिक्रिया को
प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो उदाहरण आप ये दे सकते हैं, बड़े आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनीकरण। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जब हाइड्रोजन का योग किया जाता है, अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथीन ले लिया मैंने, एथीन, इसमें हाइड्रोजन का योग किया प्लस H2, उत्प्रेरक लेते हैं Na, तो क्या होगा, ये संतृप्त में बदल जाएगा, मतलब एथेन में बदल जाएगा, क्योंकि एक H इसमें जुड़ गया, ये भी CH3 बन गया, एक H इसमें जुड़ गया, ये भी CH3 बन गया, तो CH3 मतलब एथेन बन गया। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन के योग से वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। योगात्मक अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया का उदाहरण है ये, संकलन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया का उदाहरण है ये, योगात्मक अभिक्रिया का, संकलन अभिक्रिया का। और वसा से घी बनाने में भी इसी अभिक्रिया, तेल से घी बनाने में भी इसी अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो ये इसका उपयोग भी पूछ लेता है, तो मान लो तेल से घी बनाने में आप लिख सकते हैं। फिर एथेनॉल के निर्जलीकरण की समीकरण लिखो। तो एथेनॉल का निर्जलीकरण करना है। एथेनॉल का सूत्र C2H5OH। अब इसमें से जल निकाल देना है, निर्जलीकरण मतलब जल का निकलना, HOH निकाल देना है। तो अब देखो OH तो ये निकाल दो, एक H यहाँ से निकाल दो, तो C2H4 बन गया, C2H4 यानी एथीन बन गया। तो एथेनॉल का जब निर्जलीकरण करेंगे, HOH निकालेंगे तो एथीन बन जाएगा। और इसमें जो उत्प्रेरक होता है वो होता है सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 इसमें उत्प्रेरक का कार्य करता है, सांद्र H2SO4 इसमें उत्प्रेरक होता है। तो एथेनॉल का निर्जलीकरण अगर कहता है तो एथेनॉल की क्रिया जब हम सांद्र H2SO4 के साथ करवाते हैं तो उसमें से जल निकल जाता है, जिसे हम लोग एथेनॉल का निर्जलीकरण बोलते हैं, एथीन बनती है। और यहाँ टेम्परेचर कितना लिया जाता है, 443 केल्विन, 443 केल्विन ताप प्रक्रिया करवाई जाती है। नेक्स्ट, निम्न यौगिकों की सही श्रेणी पहचानिए। तो एथेन है तो संतृप्त है, बेंजीन है तो असंतृप्त है, हेक्सेन है तो लंबी श्रृंखला वाले संतृप्त हो गए, क्योंकि 6 कार्बन लगे, एन की आवाज़ आ रही है, मतलब ये अल्केन है तो संतृप्त है। मैथिल अल्कोहल है तो विषम परमाणु युक्त हाइड्रोकार्बन है ये, क्योंकि मैथिल अल्कोहल होता है CH3OH। तो विषम परमाणु क्या होता है, जब हाइड्रोजन के अलावा कोई अन्य परमाणु आया हो तो उसे विषम परमाणु कहते हैं। तो मेथेनॉल जो है, मैथिल अल्कोहल जो है, विषम परमाणु युक्त है। कार्बन की संयोजकता का मान 4 होता है। समजातीय श्रेणी के 3 गुण, तो एक तो समजातीय श्रेणी के सभी यौगिक रासायनिक गुणों में समान होते हैं। दूसरा हमने पढ़ाई था, इसमें CH2 समूह का अंतर होता है। और तीसरा, अणुभार में 14 का अंतर होता है, अणुभार में 14 इकाई का अंतर होता है। अणुभार में 14 इकाई का अंतर कैसे, क्योंकि C का परमाणु भार 12 होता है, H का परमाणु भार 1 होता है, और क्योंकि 2 H जुड़े हैं तो परमाणु भार 2 आ जाएगा, तो 12 और 2 14। तो इस प्रकार अणुभार में 14 इकाई का अंतर होता है। नेक्स्ट आता है साइक्लोहेक्सेन का संरचना सूत्र बनाइए। तो हेक्स में 6 कार्बन, साइक्लो मतलब वल्य, तो 6 कार्बन को आप वल्य यानी षटकोण का रूप दे दें। तो इस तरह से षटकोण का रूप दे दिया, ये बन गया साइक्लो। और क्योंकि 6 कार्बन लगे तो हेक्स, बंद सिंगल है तो एन, तो साइक्लोहेक्सेन। अब कार्बन 4 बंद बनाता है, हर कार्बन ने 2-2 बंद बना रखे हैं, 2-2 बंद हर कार्बन ने बना रखे हैं, तो इनके साथ 2-2 H लग जाएंगे, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब ये साइक्लोहेक्सेन का संरचना सूत्र बन गया। अब कहते हैं इसमें उपस्थित सहसंयोजक बंधों को लिखिए, संख्या लिखिए सहसंयोजक बंधों की। तो इसमें 18 सहसंयोजक बंध है। कैसे 18 देख लो, 6 बंध तो यही हो गए, 1 2 3 4 5 और 1 6, 6 बंध तो ये हो गए। और 2-2 हर कार्बन ने बना रखे हैं, तो 12 ये बन गए, 12 ये वाले हो गए, ठीक है। तो 6 तो वो हो गए और 12 ये वाले हो गए जो H जुड़े हुए हैं,
तो 12 ये हो गए, तो 12 और 6 18 बंद हो गए टोटल। नेक्स्ट कहता है साबुन के मिसेल अणु की संरचना बनाइए। तो साबुन के मिसेल अणु में क्या होता है, बीचों बीच वसा या तेल होगा, वसा या तेल, ये वसा या तेल की बूंदें मान लो, तो इससे साबुन का हाइड्रोकार्बन भाग मतलब पुच्छ जुड़ी होती है, ऐसे वसा या तेल से साबुन का पुच्छ सिरा जुड़ा होता है इस तरह से। तो ये कई दिखा लें आप इस तरह से, ये मिसेल वसा या तेल से ये साबुन का पुच्छ सिरा जोड़ लेना है इस तरह से। तो आप मिसेल की संरचना बड़े आराम से बना सकते हैं। और शीर्ष इधर रख देना है, ये आयनिक सिरा होता है COO माइनस वाला, COO माइनस आयनिक सिरा, और इसके साथ Na प्लस भी दिखा दें, है ना, कुछ जगह पर दिखा दें, सारी जगह पर मत दिखाएं भले ही। तो ये मिसेल की संरचना बन जाती है, ये होती है मिसेल की संरचना, मिसेली या मिसेल जो भी आप बोलते हैं वो चल जाएगा दोनों। नेक्स्ट एस्टी कमल का संरचना सूत्र। तो एस्टी कमल का संरचना सूत्र CH3COOH होता है, एथेनोई कमल बोलते हैं इसको। विषम परमाणु को उदाहरण देकर समझाइए। तो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन के अलावा जो परमाणु उपस्थित होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा जो परमाणु उपस्थित होते हैं उन्हें हम विषम परमाणु कहते हैं, जैसे Cl और Br। तो जैसे मान लो मेथेन है, ये तो हाइड्रोकार्बन है, अब मैंने इसका H हटा के Cl लगा दिया तो ये विषम परमाणु युक्त हाइड्रोकार्बन हो गया। नेक्स्ट कहता है एथेनोई कमल की सोडियम कार्बोनेट से होने वाली अभिक्रिया। तो एथेनोई कमल क्या हो जाएगा, एथेनोई कमल CH3COOH, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। और मैंने आपको पहले भी बताया H और Na जब भी आ जाए तो H को Na की जगह और Na को H की जगह कर दो, समीकरण हाथों हाथ हो जाएगी। CH3COONA प्लस H2CO3, तो ये टूट जाता है H2O प्लस CO2 में। तो उसके बाद तो बैलेंस ही करनी है, Na 2 है तो Na 2 कर लिए, और CH3 वाले भी 2 हो गए तो ये 2 कर लिए, ये संतुलित हो गई। बड़े आराम से समीकरण लिख सकते हैं आप। साबुन व अपमार्जक में 2 अंतर। तो साबुन व अपमार्जक में 2 अंतर क्या होते हैं, साबुन वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, अपमार्जक सल्फोनिक अम्लों के लवण होते हैं या अमोनियम लवण होते हैं। सल्फोनिक अम्ल लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्लों के या फिर लंबी श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं अपमार्जक। साबुन कठोर जल में काम नहीं करते, अपमार्जक कठोर जल में काम करते हैं। तो ये आपके पास अपमार्जक और साबुन में 2 अंतर आ जाते हैं। तो साथियों ये थे हमारे 4th चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया विद्यार्थियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी विद्यार्थी जो है आने वाले एग्जाम में इसका फ़ायदा उठा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।